अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल भाई जावेद चौधरी में। नाज़रीन आज एक स्पेशल टॉपिक लेके आए हैं बलूचिस्तान के हवाले से। बलूचिस्तान पिछले दिनों से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और पाकिस्तान ब्लीड कर रहा है बलूचिस्तान की वजह से। मुसलसल हमारी फोर्सेज वहाँ पे काम कर रही हैं, हमारी शहादतें हो रही हैं। कभी वहाँ पे रोड सेफ नहीं होता, लोगों को बसों से उतार के मार दिया जाता है। ID कार्ड चेक करते हैं कि पंजाबी है तो शहीद कर दिया जाता है। कभी हमारी ट्रेनों को रोक के वहाँ पे लोग मुसाफिरों को उतार के ट्रेनें हाईजैक हो जाती हैं। बहुत कुछ हो रहा है, इतनी लंबी दास्तान है कि अगर बताने पे आऊंगा तो शायद 10-15 मिनट सर्विस पे लग जाए, लेकिन हमें डिटेल से स्टोरी और चेक करनी है। वो ये है कि बलूचिस्तान में दरहकीकत हो क्या रहा है, बलूचिस्तान में ये BLA कौन है, बलूचिस्तान का दरहकीकत असल मसला क्या है, ये मसला चला कब से था, ये अब तक हम हल क्यों नहीं कर सके, हमारी पॉलिसी टुवर्ड्स बलूचिस्तान रही क्या है और अब हमें क्या करना पड़ेगा कि ये पॉलिसी ठीक हो जाए, और स्पेशली भारत क्यों इंटरवीन कर रहा है बलूचिस्तान के अंदर और हम उसे काउंटर उस तरह से क्यों नहीं कर पा रहे जिस तरह से हम माजी में किया करते थे। ये पूरी डिटेल से स्टोरी जानिए आज जावेद चौधरी साहब से। अब देखिए, दो किस्म के एरियाज होते हैं, एक ए एरिया होता है, एक बी एरिया होता है। ए एरिया वहां पे होता है जहां पे गवर्नमेंट की रिट होती है, जहां पे असिस्टेंट कमिश्नर होता है, जहां पे थाना होता है, पुलिस स्टेशन होता है, जहां पे महकमा माल होता है, जहां पे टैक्सेस जमा किए जा रहे होते हैं, इसको कहते हैं ए एरिया। और बी एरिया वहां होता है जहां पे ना पुलिस होती है, ना वहां पे महकमा माल होता है, ना वहां पे असिस्टेंट कमिश्नर होता है, ना वहां पे DC होता है। अगर हो भी तो वो उसके पास इख्तियारात बहुत ज्यादा कम होते हैं। ठीक है, ये जब पाकिस्तान बना तो ये जितने पंजाब के इलाके थे, सिंध के इलाके थे, खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका था, ये सारा ए एरिया था। यहाँ पे शहर थे और उन शहरों में बाकायदा गवर्नमेंट की रेट थी, वहाँ पे पुलिस सिस्टम था, वहाँ पे महकमा माल था, वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर, DC, ये सब लोग थे और वो सब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ था, सड़कों के साथ मिला हुआ था सारा। तो यहाँ पे कोई आज़ाद किस्म की स्टेट्स नहीं थी, ये शहर होते थे एक। और ये अंग्रेज के दौर से, उससे पहले जो मुगल गवर्नमेंट होती थी और उस वक्त से ये सारे सेटल्ड एरियाज से, तो ये यहाँ पे पूरा सिस्टम था। पहले कोतवाली होता था, फिर पुलिस सिस्टम आ गया, जब गोरा आ गया तो स्टेट यहाँ पे बाकायदा आपको एग्जिस्ट करती हुई नजर आती थी। ठीक है, तो जब ये मर्जर हुआ पाकिस्तान के अंदर, या इन इलाकों का जब पाकिस्तान बना और जब एक स्टेट ये बन गई, दूसरी इंडिया स्टेट बन गई, तो जहां जहां पे स्टेट की रिट थी वो तो ऑटोमेटिक एक मुल्क बन गया। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके थे कि जहां पे स्टेट नहीं थी, वहां पे छोटी छोटी रियासतें थी और उन रियासतों को आपने अपने साथ शामिल करना था। बलूचिस्तान के अंदर 5 स्टेट थी और जो हर स्टेट थी वो एक इंडिपेंडेंट मुल्क होता था और वो कोई एक इलाका नहीं था। उन्होंने अपना पूरी एक इंडिपेंडेंट स्टेट थी, उनकी अपनी आर्मी होती थी, उनका अपना मालिया का कलेक्शन का एक अपना सिस्टम होता था, वहाँ पे उनके नवाब होते थे, वहाँ पे उनके बादशाह होते थे, वहाँ पे उनके सरदार होते थे जो उस अपने सिस्टम को चला रहे होते थे। तो जब बलूचिस्तान बनाया गया, यानी कि उन सब स्टेट्स को ख़त्म करके उनका मर्जर करके एक सूबा बना दिया गया जिसका नाम है बलूचिस्तान। तो ये एक तो ये सारी जो स्टेट्स हैं वो इंडिपेंडेंट थी, ये किसी एक इलाके की स्टेट नहीं थी, लेकिन इन सबको जोड़ के एक पूरा सूबा बना दिया गया था जिसका नाम बलूचिस्तान हमने रखा था, बलोचों की वजह से, क्योंकि यहाँ पे बलोची जुबान बोली जाती थी और मैक्सिमम जो ट्राइब थे वो बलोच ट्राइब थे, तो इसका नाम फिर बलूचिस्तान रख दिया गया। लेकिन ये पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, ये पाकिस्तान बनने के बाद, ये बनने के बाद ये करता था। और वहाँ पे कुछ इलाके थे जहाँ पे पुलिस की रेट थी, वहाँ पे स्टेट की रेट थी, जैसे कि कोयटा है, तो कोयटा जो था ए एरिया था, इस ज़ियारत का जो इलाका है वो ए एरिया था। तो कुछ ऐसी जगह थी जो ए एरियाज में आती थी, वो समझे कि बलूचिस्तान का हिस्सा ही नहीं थी, वो बलूचिस्तान से बिल्कुल अलग थे। और बाकी जो स्टेट्स थी वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी। तो जब उन्हें पाकिस्तान के साथ मर्ज कर दिया गया, एक एग्रीमेंट हुआ इन नवाबीन के साथ, ये सरदारों के साथ, उन्होंने पाकिस्तान को की हमायत का ऐलान कर दिया, कायदे मोहम्मद अली जिन्ना से मिले वो, और उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया और स्टेट का अपने आप को हिस्सा डिक्लेयर कर दिया। तो वहाँ पे एक क्राइसिस पैदा हो गया। वो क्राइसिस ये था कि हर जो बादशाह था उसकी अपनी एक फौज होती थी। अब उस फौज का क्या किया जाए, तो उसका हल ये निकला था कि इसी फौज को इसी तरह इंटैक्ट रखा जाए, क्योंकि इसको मेन आर्मी के अंदर दाखिल नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी वजह यह है कि एज इनकी ज्यादा है और दूसरा यह है कि इनकी वो ट्रेनिंग नहीं है जो फौज की ट्रेनिंग होती है। ऐसा नहीं होता कि इनको पाक फौज के अंदर मर्ज कर दिया जाए कि सबको उठाएं और पूरी एक बलोच रेजिमेंट बना दें और उसमें ये लोग मर्जर हो सकें। तो ऐसा मुमकिन नहीं था। कोई किसी की उम्र 30 साल है, किसी की 35 साल है, किसी की 40 साल है, कोई 50 साल का है, तो वो जाहिर है उस जो फौजी को रेगुलर आर्मी के अंदर शामिल नहीं किया जा सकता। तो फिर ये फैसला किया गया कि इस फौज को इसी तरह रख लिया जाए, इसका नाम लेवीज दे दिया जाए और इनको जो इलाका है, जो उसका अपना इलाका है, स्टेट है, और उसके अंदर अमन अमान की जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है वो इनके कंट्रोल में दे दी जाए कि अब आपने अमन अमान का कंट्रोल करना है, आप इन्हें मुजरमों को गिरफ्तार करना है, सरदार ने उनको सजा देनी है, ताकि ये है कि थोड़ा सा सरदार की बिरिट वहां पे रहे और इन लोगों को रोजगार भी मिलता रहे। और ये बी एरिया, इसको फिर बी एरिया करार दिया गया। तो अब ये बी एरिया जो था जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर तक ये बी एरिया था और वहां पे लेवीज थी और हर नवाब को हर महीने उसके पैसे दे दिए जाते थे लेवीज को। मतलब नवाब ये कहता था जी मेरे पास इतनी लेवीज हैं, इतनी राइफलें चाहिए उनको और ये मेरा किला है जिसके अंदर वो रहेंगे और इनका राशन है, तो वो एक बिल देता था स्टेट को और स्टेट ने उसके साथ एक सेटलमेंट की हुई थी कि हम आपको हर महीने पैसे दे देंगे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो सड़कों को भी प्रोटेक्ट करते थे, जो मेन शहर हैं उनको भी प्रोटेक्ट करते थे, वहां पे अगर मुजरम छुपता था उसको गिरफ्तार भी करते थे, कुछ स्टेट का मुजरम भाग के वहां पे जाता था उसको गिरफ्तार करके स्टेट के हवाले भी करते थे और वहां पे जो इंसाफ का मामला था, जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला था, उनके कंट्रोल में होता था। ठीक है, तो अब ये चलता रहा। जब जनरल परवेज मुशर्रफ का दौर आया उससे पहले कई ऑपरेशन हुए, कई मरतबा जो एमन जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर पे गवर्नमेंट भी वहां पे खत्म हुई, फिर वहां पे एक ऑपरेशन भी किया गया बड़ा खौफनाक किस्म का।
लेकिन उस ऑपरेशन की वजह से भी बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हुए। फिर यहाँ से उस वक्त के जो सरदार थे वो भाग के काबुल चले गए, उन्होंने काबुल में रहना शुरू कर दिया। कई लोग जो है वो रशिया चले गए, कई लोग यूके चले गए, कोई अमेरिका चले गए। तो बहरहाल खैर बख्श मरी साहब थे उस वक्त, उनको फिर बाद में जनरल ज़ियाउल हक साहब वापस लेकर आए थे। तो ये एक लंबी तारीख है, इस तारीख को अगर दोहराएंगे तो उसका फायदा कोई नहीं है। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर जो रोशनी डाली गई ज़्यादा वो अनवारुल हक काकड़ साहब ने डाली, जो साबिक प्राइम मिनिस्टर भी हैं, और उनके साथ हमने एक बड़ा लंबा भी इला किया था 2-3 किस्तों में। तो मैं चाहूंगा कि साथ डिस्क्रिप्शन में आप वो लिंक भी शेयर कर दें ताकि लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकें। वो क्योंकि खुद बलोच हैं तो उन्होंने इस हिस्ट्री को, इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से उन्होंने एलैबोरेट किया। तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी नालायकी का इजहार करूं कि उनके सामने, क्योंकि उनके ज़्यादा तो वो आप उसको ज़्यादा डिटेल के साथ वहाँ पे अंडरस्टैंड कर ऑन ग्राउंड उन्हें कुछ चीज़ें पता बेशुमार पता है कि वो खुद बलोच है ना, उनको ज़्यादा पता है, और मेमोरी बड़ी ज़बरदस्त है, बंदा बड़ा ज़बरदस्त है, पढ़ा लिखा आदमी, कोई शक नहीं है। तो बहरहाल उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इस बी एरिया को ख़त्म किया गया, ए एरिया को बढ़ा दिया गया। लेकिन बाद में फिर जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई और उस वक्त क्योंकि सरदारों की ज़रूरत होती थी, हर गवर्नमेंट को सरदारों की ज़रूरत होती थी, तो फिर दोबारा जो है ना उसको अनडू कर दिया गया था, जिसकी वजह से ज़्यादा मसाइल पैदा हो गए। अब जो रियासत थी वो सेटलमेंट के बाद क्या करती थी, उसने सरदारों को अपने कंट्रोल में रखा हुआ था। मतलब बुगटीज़ हैं, वहाँ पे मरी हैं, वहाँ पे मैंगल हैं, वहाँ पे मजारी हैं, वहाँ पे रिंद हैं, वहाँ पे मकसीद हैं। तो इन सब को रियासत ने अपने कंट्रोल में रखा हुआ था। तो वो करते ये थे कि बुगटी जो थे उनको अपने साथ मिला लिया, उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया, या फौरी तौर पर आपने मैंगल को अपने साथ मिला लिया, मैंगल को, और मैंगल्स को फिर वहाँ पे गवर्नर बना दिया। तो इन या वही MPs बन गए, या वहीं से MNAs बन गए, वहीं से सेनेटर बन गए। तो ये सरदार जो थे वो सेनेटर बनते थे, सरदार ही MPs बनते थे, सरदार ही मिनिस्टर बनते थे, सरदार ही चीफ मिनिस्टर बनते थे, और सरदार ही वहाँ पे गवर्नर बनते थे। किसी आम आदमी को ये ऊपर नहीं आने दे रहे थे, आम आदमी ना होने के बराबर था ही नहीं। अगर वहाँ पे आम आदमी आया भी है तो वो सिर्फ JUI की मदद से आया। JUI ने वहाँ पे आम आदमी को वहाँ पे उन्होंने बाकायदा प्रमोट किया। इसके अलावा कोई भी पार्टी जो थी उसके अंदर सारे के सारे सरदार ब्लड जो था वो हमेशा ऊपर आते थे। फिर जो खजाना था वो भी सरदारों के पास चला जाता था, क्योंकि जब वो गवर्नमेंट में आ जाते थे तो जो पैसे भी वफाक से मिलते थे वो सारे खा जाते थे। तो उसके अंदर ना सड़कें बनती थी, ना वहाँ पे डैम बनता था, ना वहाँ पे बिजली बनाई जाती थी, दी जाती थी, ना ही इसके अलावा वहाँ पे कोई डेवलपमेंट होती थी। आज भी इंडस्ट्री नहीं है, आप ये देखें बलोचिस्तान के अंदर किसी जगह कोई इंडस्ट्री नहीं है स्वाय माइनिंग के, तो वहाँ से माइनिंग होती है। अब अगर इंडस्ट्री नहीं है तो जॉब्स कहाँ से मिलेंगे? फिर वहाँ पे स्कूल नहीं बनने दिए जाते थे, कॉलेज नहीं बनते थे। सबका कहना था कि अगर कॉलेज बनेंगे तो ये लोग पढ़ जाएंगे तो फिर नौकरियां मांगे, तो नौकरियां कहाँ से देंगे? नौकरियां तो यहाँ पे है नहीं। सरकार जो है वो इतनी छोटी है कि उतनी बड़ी उस वहाँ पे सारे लोग खप नहीं सकते। और दूसरा ये है कि वहाँ पे जो एजुकेशन का मयार है वो नहीं है कि लोग जॉब के अंदर आके वहाँ पे अपना काम चला सकें। यही वजह है कि पंजाब के सिंध के लोग वहाँ पे ज़्यादा हैं, क्योंकि काम करने वाले लोग यही हैं। ये इवन राज मजदूरी भी यही करते हैं काम, फिर फैक्ट्रियों के अंदर थोड़ी बहुत जो इंडस्ट्री है उसके अंदर यही काम करते हैं। फिर वहाँ पे हजाम भी यही है, मिस्ट्री भी यही है, लोहार भी यही है, क्योंकि उसकी वजह वहाँ पे लोकल तो बंदा काम ही नहीं करता, ना काम करता ना उसे काम करना आता है। तो अब इसीलिए वहाँ पे सेटलर्स आते हैं, वो जाके खेती बाड़ी भी करते हैं, वहाँ पे फसलें भी उगाते हैं, वहाँ पे वो जो फलों के बागात हैं उनको भी टेक केयर करते हैं, और सारा काम जो है ना वो पंजाबियों और सिंधियों के कंट्रोल में है। और बाकी जो वहाँ पे बलोच हैं वो इस सारी सूरत को इंजॉय करते हैं। ये है वहाँ पे सारी सूरत। फिर हुआ ये है कि वहाँ पे ज़ाहिर है फिर नई नस्ल आ गई, फिर वहाँ पे स्कूल बने और एजुकेशन के ऊपर बड़ी इन्वेस्टमेंट की वफाक ने। तो वहाँ से जब नई नस्ल बनी तो अब उसने देखा कि हमारे पास तो फैसिलिटी नहीं है, तो ये हमारा सूबा जो बड़ा डिप्राइव है, उनमें से कुछ लोग जब पंजाब आ जाते हैं देख लेते हैं, कराची जाके देखते हैं तो उन्हें पता लगता है हम तो बहुत पीछे हैं। उन्होंने जब वहाँ पे सवाल करना शुरू किया तो वहाँ जो सरदार थे सबने बताया कि पंजाब खा गया, अच्छा, या सिंधी खा गया, इल्जाम लगा दिया। इल्जाम लगा। उन्होंने कहा जी ये जो यहाँ पे गुर्बत है उसकी वजह ये है कि पंजाब खाई जा रहा है, और ये जो यहाँ पे आपको नौकरी नहीं मिल रही इसका मतलब सिंध खा रहा है। और 18वीं तरमीम के बाद इन्हें इक्वल पैसे मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसे नहीं हो रही, सबसे ज्यादा पैसे बलूचिस्तान को मिले। ठीक है, ये ज़हन में रखें, सारे के सारे पैसे जो ज़ाया हो गए, और उनका सरदार जो है वो यूज सब खा गए। वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी वो करप्ट गवर्नमेंट थी वो सब खा गई, और उसने आम आदमी तक की चीज़ों को पास ऑन होने नहीं दिया वहाँ पे। अच्छा, अब उसका ये था कि उन्होंने, और एक इजी टारगेट जो बहुत ज़्यादा वो फौज है, वही कहते हैं पंजाबी फौज खा गई, यानी वो इल्ज़ाम लगाते हैं, जबकि नेशनल फौज है यार, पंजाबी फौज कैसे हो सकती है? बल्कि इसके अंदर तो बलूची अब बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ये एक बड़ा अच्छा काम हुआ था कि उसने बलूचियों की तादाद बढ़ाई थी, और उसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा के पश्तूनों की तादाद बड़ी बढ़ाई थी, फिर सिंध के लोगों को बहुत ज़्यादा इंडक्ट किया था फौज। तो ये नेशनल आर्मी है, ये कोई पंजाबी आर्मी नहीं है। तो वहाँ पे प्रोपेगेंडा किया गया ये पंजाबी है सारे और ये फौज खा रही, तो फौज के ऊपर इल्जाम लगाना आसान था। और अब इस प्रोपेगेंडा को सपोर्ट कौन कौन कर रहा है? अब उसके बाद जब यंगस्टर आए तो उनके पास ये कि फौज खा गई, पंजाब खा गया और हमें आपका हक नहीं मिल रहा और ये लोग जालिम हैं। तो सरदार जो पैसे खाई जा रहे थे उन्होंने अपने ऊपर इल्जाम लगाने के बजाय उसने लोगों को रास्ता दिखा दिया कि आप उधर जाए। उसके बाद सोशल मीडिया आ गया। जब सोशल मीडिया आ गया तो अब लोगों को वहाँ पे सोशल मीडिया इस्तेमाल करना आ गया, बिलखसूस खवातीन को, क्योंकि खवातीन की एजुकेशन वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। तो
उन्होंने अब उसको प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। इस दौरान पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ठीक ठाक किस्म का इख्तिलाफ है। इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई होती रहती है, पाकिस्तान भी इंडिया के खिलाफ कार्रवाई करता था। जनरल ज़िया उल हक के दौर में जनरल ज़िया उल हक ने सोचा था कि जैसा 1971 में बांग्लादेश बनाया गया, बंगाल यानी वो मशरकी पाकिस्तान से छीन लिया गया था, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि इंडिया के साथ मशरकी पाकिस्तान की सरहद मिलती थी और उस सरहद को इस्तेमाल करके वहाँ पे एक अपराइजिंग क्रिएट की और उस अपराइजिंग की वजह से मशरकी पाकिस्तान निकल गया और बांग्लादेश बन गया। सेम इसी पैटर्न पे उन्होंने सोचा जनरल ज़िया उल हक ने कि अब हमने पंजाब के अंदर खालिस्तान बनाना है, क्योंकि यहाँ पे सरहद मिलती है। जो सिख हैं वो इस पंजाब के साथ ज्यादा अलाइन है, उनका लाहौर जो है ज्यादा उसके साथ कंफर्टेबल है, दिल्ली के साथ कंफर्टेबल नहीं है। हिंदू और साथ साथ सिखों के दरमियान इख्तिलाफात बहुत ज्यादा पैदा हो रहे हैं, तो पाकिस्तान ने खालिस्तान की मूवमेंट को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और उस वक्त जनरल ज़िया उल हक की कोशिश थी कि ये मशरकी पाकिस्तान पंजाब जो है टूट जाए और ये खालिस्तान बन जाए। पूरी कोशिश थी, बड़ा जोर लगाया उस वक्त, और अगर वो सिलसिला चलता रहता, जनरल ज़िया उल हक को 1-2 साल और मिल जाते तो खालिस्तान बन जाना था। ये ज़हन में रखें। इतने खौफनाक हालात पैदा कर दिए थे हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने उस जमाने में कि मशरकी पंजाब उनके हाथ से निकलने वाला था, खालिस्तान बनने वाला था। और ये हो इसलिए रहा था कि 71 में उन्होंने हमारे साथ पहले किया तो उसका जवाब था, ये टिट फॉर टैट था। अच्छा, इसी चीज को बाद में जाके जो जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में, जनरल परवेज मुशर्रफ से एक बड़ी गलती हुई, उसमें वो बहुत बड़े लिबरल थे ना बहुत ही, तो उन्होंने इंडिया के साथ अपनी जंग बंदी का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी हम किसी किस्म की गड़बड़ नहीं करेंगे, क्योंकि उससे पहले होता ये था कि जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई हरकत की जाती थी तो हमारे स्लीपर सेल्स वहाँ पे थे इंडिया के अंदर, फौरी तौर पर हमारे जो स्टेट थी वहाँ पे उसको एक्टिव करती थी, उसी टाइप का वाकया वहाँ पे हो जाता था। और इंडियन इस चीज से बड़े घबराते थे क्योंकि उनका नुकसान ज्यादा होता था, क्योंकि हमारे लोग उनका नुकसान ज्यादा करते थे, यहाँ पे वो इतना बड़ा नुकसान नहीं कर पाते थे। ठीक है। तो इंडिया जो था ना वो इस चीज से बड़ा घबराता था कि अगर हमने कोई एक्टिविटी की तो उस तरफ से जो रिएक्शन आएगा वो हमारे लिए ज्यादा खतरनाक होगा, तो इसलिए इंडिया जरा थोड़े कंट्रोल में था। लेकिन जब जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने ये वहां से विड्रॉ कर लिए सारे लोगों ने, अपने स्लीपर सेल निकाल दिए, फिर उन्होंने यहाँ पे जो लोग ऑपरेट करते थे उन लोगों को रोक दिया, जो जहादी तंजीमें ऑपरेट कर रही थी उन सबको बंद करवा दिया, सारा सिलसिला बंद करवा दिया, कंट्रोल कर लिया। अमेरिकन को मुतमईन करने के लिए, इंडियंस को मुतमईन करने के लिए, यूरोपियन को मुतमईन करने के लिए कि देखें जी हमने मुकम्मल तौर पे ये मामला खत्म कर दिया। ठीक है। मेरा ख्याल ये रॉन्ग स्ट्रेटजी थी उस जमाने में। इस रॉन्ग स्ट्रेटजी का नुकसान ये हुआ कि इंडिया शेयर हो गया, उसे पता चला कि अब तो पाकिस्तान कुछ भी नहीं करेगा। दूसरा, इंडियन क्योंकि बहुत ज्यादा फैल गए थे यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, तो अब तो मुझे लगता है कि किसी वक्त इंडियन कोई प्रेसिडेंट ना बन जाए अमेरिका का, इस हद तक वहां पे। अभी देखें उनकी जो कैबिनेट है उसके अंदर कितने ज्यादा इंडियन है, तो वो भी वहां पे पावर में आ गए थे, तो उन्होंने भी पाकिस्तान के खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा किया, बल्कि दुनिया को यकीन दिलवा दिया कि ये पाकिस्तान जो है ये लोग बड़े बदमाश है और इसकी वजह से हमारा मुल्क नहीं चल रहा। और वेस्ट ने भी यकीन कर लिया, क्योंकि हमारा मार्केटिंग फेलियर है, हम दुनिया को साबित ही नहीं कर सके, बता ही नहीं सके कि भाई हम मजलूम हैं, हम बेगुनाह हैं, हमारे खिलाफ ये सब कुछ हो रहा है। तो एक तरफ हमारा मार्केटिंग फेलियर हो गया, इंडियन जो थे वो वहाँ पे जो इंटरनेशनल सेटअप था उसके अंदर जाके बैठ के और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। यहाँ पे जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने अपने तमाम जो स्लीपर सेल्स हैं उनको सबको बंद कर दिया और वहाँ पे जो जहाद करने वाली सारी जो तंजीमें थी उन पर पाबंदी लगा दी और उनको रोक दिया। अब उसका नतीजा ये निकला कि इंडिया शेयर हो गया। अब इंडिया शेयर हो गया तो उसने यहाँ जो बलूचिस्तान के अंदर जो नौजवान तबका है, क्योंकि अब सरदारों के हाथ से गेम निकल गया, अब नौजवान जो आगे आ गए हुए हैं और वो बड़े तगड़े हो गए हैं बलूचिस्तान के अंदर, उनको उन्होंने उठा लिया, उनको सोशल मीडिया सपोर्ट थी, उनको पैसे देने शुरू कर दिए। तो PLA जब बनी तो PLA को फिर इंडिया ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। $1 बिलियन हर साल जो है PLA को मिलता है इंडिया की तरफ से, और बहुत बड़ी रकम है, 280 अरब रुपया बनता है। और साथ ही उनको हथियार देते हैं, साथ उनको ट्रेनिंग देते हैं। इससे बहुत सारे PLA के लोग हैं जिनके पास इंडियन पासपोर्ट्स हैं और बाकायदा इंडिया के अंदर उन्होंने जायदादें बनाई हुई, इंडिया के अंदर रहते हैं, उनकी फैमिलीज वहाँ पे इंडिया के अंदर है। और फिर दुबई के अंदर भी, यानी कि आप ये समझे कि पैसा यहाँ से इंडिया से दुबई जाता है, दुबई से फिर इनके पास आता है, दुबई में इनकी फैमिलीज है, वहाँ पे इनके घर भी हैं वहाँ पे। दूसरे जितने इनके अंदर सरदार जिनके साथ लिखा जाता है वो सारे के सारे आप यकीन करें यूरोप के अंदर रहता है, कोई दुबई के अंदर रहता है, बड़े पैसे वाले लोग हैं वो, और उन्होंने बड़ा पैसा कमाया। और यहाँ पे उन्होंने नौजवानों को गुमराह करके उनको पहाड़ों के ऊपर चढ़ा के उनको हाथों में बंदूकें देके उन्होंने कहा कि हमने तो यहाँ पे पाक आर्मी को रहने देना और हमने आज़ादी हासिल करनी है। अच्छा, दूसरा ये भी सवाल है कि कितने एक लोग हैं जो इस आज़ादी के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये लाखों में भी नहीं है, याद रखिएगा, ये हजारों में है। ये आप समझ लें कि 15-16 हज़ार से ज्यादा ये लोग नहीं है किसी तरीके से भी, जिस तरफ से भी देखेंगे। इनके सब तंजीमें मिला के बस होता ये है कि क्योंकि इंडियन स्पॉन्सर्ड है और वहां से पैसा लग रहा है और सोशल मीडिया और मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ऐसा लगता है जैसे पूरा बलूचिस्तान जो है वो बाहर खड़ा हुआ है, वो निकलना चाहता है पाकिस्तान से, वहां पे आज़ादी चाहता है। लेकिन यहाँ पे एक डायनामिक्स है जिसको समझना भी, अंडरस्टैंड करना भी बहुत जरूरी है। वो डायनामिक्स ये है कि बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा इलाका है, यानी पूरा पाकिस्तान एक साइड पे, बलूचिस्तान एक साइड पे 43% है। तो अब आप देखें 3 या 4 सूबे दूसरी साइड पे, जिसके अंदर कश्मीर को भी मिला लें, गिलगित बल्तिस्तान को भी मिला लें, तो 5 सूबे बन जाते हैं। 5 सूबे एक साइड पे और बलूचिस्तान का रकबा एक साइड पे। और आबादी के लिहाज से सबसे छोटा सूबा है, वहां पे
1 करोड़ से ज्यादा आबादी नहीं, वो कहते हैं कुछ कहते हैं कि 1.25 करोड़ है, लेकिन आप ये समझ लें कि करोड़ तक आबादी है। और उसमें से आधे से ज्यादा पश्तून है। अब करोड़ की जो आबादी है उसमें से 60% जो है वो पश्तून है, तो 40% रह गए बलोच। अब बलोचिस्तान को हम 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, एक नादर्न बलोचिस्तान है जिसमें अंदर पश्तून ज्यादा है और ये खैबर पख्तूनख्वा की साइड पे, और जो दूसरा साउदर्न जो बलोचिस्तान है उसके अंदर बलोच ज्यादा है। अब ये ज़हन में रखें ट्रेडिशंस का भी बड़ा फर्क है। ये साइड पे पश्तून है ना, वहाँ पे वो मजहबी ज्यादा है, वहाँ पे मौलवी ज्यादा है, वहाँ पे वो मजहब का एहतराम करते हैं, वहाँ पे खवातीन को बुर्का पहना कर रखते हैं साथ। और इस साइड पे जो बलोच है ये लिबरल है, ये डांस भी कर लेते हैं, ये खाने पीने भी इनका वेस्टर्नाइज्ड है सारा, और कल्चर भी इनका वेस्टर्नाइज है। तो ये ज़हन में रखें कि बड़ा फर्क है। अगर आप इस साइड पे जब बलोचों के साथ मिलते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि बड़े लिबरल हैं, और इतनी लिबर्टी जो है वो पंजाब के अंदर या सिंध के अंदर भी नहीं है जितनी ये लिबरल। इसीलिए देख लें कि उनकी खवातीन जो है वो लीड कर रहे हैं, और इसी वजह से, जबकि पश्तून इलाके में कोई खातून लीड नहीं करती हुई नजर आ रही। बस एक जो नसीम अली खान थी, और वो भी उनकी पार्टी बड़ी पुरानी थी और उनको मजबूरी के आलम में पॉलिटिक्स में आना पड़ा, या अब समर बलोर है, वो बलोर फैमिली की। तो 2-3 खवातीन आपको इस साइड पे नजर आती, वो भी लीड नहीं कर रही, वो भी अपनी पार्टी के साथ एक किरदार अदा कर रही है। लेकिन इस साइड पे बलोचिस्तान की साइड पे जो इस वक्त मारूम बलोच है वो पूरे प्रोटेस्ट को लॉन्च कर रही है, लॉन्च भी किया और लीड भी कर रही हैं। तो इस साइड पे लीडिंग इसलिए है कि उनका कल्चर मुख्तलिफ है, वो खवातीन के पीछे भी चल लेते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, खवातीन के साथ बैठ के गप्पी लगा लेते हैं। दूसरा ये है कि वो बहुत ज्यादा मजहबी भी नहीं है, इतना मजहब वो नहीं है जितना मजहबी पश्तून है, वो बिल्कुल नहीं है। इसी तरह जब आप बलोचों के साथ जाएंगे तो आपको दाढ़ी वाले लोग बड़े कम मिलेंगे, और अगर मिलेंगे तो वो पाबंदे समुसलात इतने ज्यादा नहीं होंगे। उनकी ट्रेडिशनल दाढ़ी, उनकी ट्रेडिशन है। तो उसी वजह ये है कि तेरा गर्म इलाका है ना, तो गर्म इलाके में लोग मुंह में दाढ़ी, ठंडे इलाके में रखी जाती है, गर्म इलाके में रखी जाती है, क्योंकि उसकी वजह ये कि चेहरा बड़ा सेंसिटिव होता है, इसकी स्किन बड़ी सेंसिटिव होती है। तो वो मजहबी तौर पे उन्होंने दाढ़ी नहीं रखी हुई है, ज़हन में रखे उन्होंने ट्रेडिशनली दाढ़ी रखी हुई है, तो वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब 40% ये है, 60% पश्तून है, पश्तूनों को आप साइड पे कर दें, वो किसी किस्म की कुलैदगी की तहरीक नहीं चला रहे क्योंकि उनका नुकसान है। वो क्या अफगानिस्तान के साथ मिलना चाहेंगे या ईरान के साथ मिलना चाहिए, ना उनको ईरान कबूल करेगा ना उनको अफगानिस्तान कबूल करेगा। तो इस साइड पे सिर्फ आप 40% रहेगा। तो अब आप ये समझ लें कि 40 लाख से लेकर 50 लाख आबादी है बलोचों की टोटल। अब अगर खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खा कि ये 50 लाख लोग भी इकट्ठे हो जाएं, और इकट्ठे होने के बाद वो कहें कि हमने पाकिस्तान से अपने आप को अलग करना है, तो तब भी ये तादाद इतनी कम है कि ये बहुत बड़ी तहरीक नहीं चला सकते। जबकि ये भी डिवाइडेड है, ये भी ज़हन में रखें कि ऐसा नहीं है 40-50 लाख लोग जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ हो गए, ये 15-16 हज़ार से ज्यादा लोग नहीं है। तो चौधरी साहब 50 लाख में से 15,000 तो रेशो ही कुछ नहीं, रेशो कोई कुछ रेशो नहीं है। अब देखें सरदार जो एक सरदार भी आप देखें जो इनके अंदर से नारा लगा रहा हो कि हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, एक सरदार बता दें, कोई नहीं। और दूसरा ये है कि जो बाकी उनके तबकात हैं आप उनमें से देख लें, उसमें बहुत सारे लोग हैं सरकारी मुलाजिम है, जिंदगी आराम से मदद से गुजार रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो चौधरी साहब ये बीरले जो है ये इंडियन प्रॉक्सी, और टीटीपी जो है वो इंडियन प्रॉक्सी है, इंडिया ने यूज इंडियन प्रॉक्सी। अब उसका ये है कि अगर फर्ज कर लें कि खुदा ना खासा मेरे मुंह में खा के सारे लोग इकट्ठे भी हो सकते हैं, तो तब भी ये किसी एक डिस्ट्रिक्ट पे भी कब्जा नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे उसके लिए। और इसके मुकाबले में अगर फर्ज करें पंजाब के अंदर वो गड़बड़ हो जाती है, तो 13 करोड़ आबादी है पंजाब की, या 12 करोड़ आबादी है, इसमें अगर 1% लोग भी सड़क के ऊपर आ जाते हैं तो वो तो बहुत कुछ कर सकते हैं, जबकि वहां पे अगर 100% भी आ जाते हैं तो कुछ नहीं कर सकते। तो एक तो ये वहम निकाल दें कि वो बलोचिस्तान हाथ से निकल रहा है, कोई हाथ से नहीं निकल रहा। अभी तक 1 इंच की जमीन के ऊपर वो कब्जा नहीं कर सके, ये सरफराज बुगटी की बात 100% दुरुस्त है। कोई एक शहर बता दें जिसके ऊपर वो काबज हो गया, जबकि उसके मुकाबले में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जब 2007 था वहां पे तो डिवीजन पूरी की पूरी जो थी वो तालिबान के कंट्रोल में चली गई थी, जो ले के बाद में वापस। हाँ, जो हुआ तो ये पाकिस्तान की स्टेट बड़ी तगड़ी है। अब देखें ना, जब उन्होंने ऑपरेशन किया यहाँ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो उसके बाद बचा था वहां पे सब फर्क। तो और ये आज नहीं, हर दौर में। तो अब क्योंकि स्टेट ने फैसला कर लिया ना, आप देखिएगा ये 1-2 महीने की मार है, ये हर चीज कंट्रोल कर लेगा। ये जो तमाम दहशतगर्दी हुई है, सब कुछ हुआ, इसका मतलब है कि सरदारों की वजह से या कुछ और मजबूरियों की वजह से स्टेट ने हाथ हल्का रखा हुआ, और अब अगर स्टेट सीधी हो जाती है तो इन्हें खत्म करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई अच्छा, यहाँ पे एक और चीज भी है जो इंडिया का फिनोमेना, जो मैं आपको पहले कह रहा था कि उससे पहले होता ये था कि जब यहाँ पे कोई गड़बड़ होती थी तो हम वहाँ पे गड़बड़ कर देते तो इंडियन कंट्रोल हो जाते। जब परवेज मुशर्रफ ने इसको रोका तो उसका नुकसान ये हुआ है कि अब इस टाइप का इंसिडेंट जब यहाँ पे होता तो हम वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, तो इंडिया शेर बना हुआ है, डर नहीं है। और मेरे ख्याल है जनरल परवेज मुशर्रफ की ये गलती थी, उसको नहीं करना चाहिए था, ये पहले सेटल करना चाहिए था। अगर तो पाकिस्तान और इंडिया का इशू सेटल हो जाता तो फिर आप कर देते, आपने बगैर सेटल किए हुए गुडविल जेस्चर के तौर पर आपने कर दिया, जबकि इंडिया ने तो अपने यहाँ से मामला नहीं समेटे, तो उसने अपनी माइंस जो है वो नहीं यहाँ से खत्म की थी, उन्होंने माइंस बिछाई ना बलूचिस्तान के अंदर, ये माइंस ही है ना BLA, तो उन्हें चाहिए था कि इनको समेटता है। मुशर्रफ को चाहिए था कि पहले उनको कहता कि ठीक है आप यहाँ से निकले, हम वहां से निकलते हैं, फिर ये और फिर एक एग्रीमेंट करता। तो सबसे पहले उसे गुडविल जेस्चर में उसने कहा
आज लें जी हम अपने लोगों को विड्रॉ कर रहे हैं, इंडिया ने विड्रॉ नहीं किया, उसका हमें नुकसान हो रहा है। तो आज भी अगर फर्ज करें कि थोड़ा सा पुराना दौर होता है, यहाँ पर ट्रेन अगवा होती है और उसके बाद अगर इंडिया में हो जाती है तो इंडिया ने अगली गलती नहीं करनी थी। अब इंडिया अगली गलती करता रहेगा क्योंकि उसे पता है कि हम रिस्पॉन्ड नहीं करते, जो मेरा ख्याल है हमारा फॉल्ट है। अब पास तीन ही ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि इंटरनेशनल फोर्सेज को बताएं कि जनाब इंडिया को रोकें, और ये कि उनको बताएं जी कि हम अपनी पॉलिसी रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि जो ये ना हो कि इधर हो तो फिर उधर हो जाए, फिर आप हमें एतराज ना कीजिएगा। एक ही हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि इंटरनेशनल सालस आए और दरमियान में बैठे और इंडिया कहेंगे भाई विड्रॉ करो यहाँ से, अब इसके टाइप की कोई हरकत नहीं होनी चाहिए, इनकी बैकिंग बंद करें। और थर्ड ये है कि जो रियासत पाकिस्तान है वो अपनी रेट स्टैब्लिश करे, पाकिस्तान के अंदर कोई एरिया भी नो गो एरिया नहीं होना चाहिए। ये क्या बकवास है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क है, एटमी ताकत है, और इस्लामाबाद के अंदर नो गो एरियाज बने हुए हैं, कराची के अंदर बने हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बने हुए, आधे बलोचिस्तान के अंदर आपने नो गो एरियाज बनने दिए, तो ये नहीं होना चाहिए। तो अब स्टेट को स्ट्रेट फैसला करना पड़ेगा। ये जो है ना ढीली ढाली स्टेट, इस तरह पाकिस्तान नहीं चल सकता। आपको इंटरनेशनल लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, इंडिया के साथ सीधी बात करनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा। अफगानिस्तान के अंदर उनके अगर मामलीन बैठे हुए हैं उनको खत्म करना पड़ेगा, अफगानिस्तान को क्लियर मैसेज देना पड़ेगा, और यहाँ जो नौजवान हैं उन सबको बिठा के बताना पड़ेगा कि भाई साहब अगर आप ये हरकत करेंगे तो आपकी जान नहीं बचेगी। और ये जो पहाड़ों के ऊपर छुप जाते हैं ना, मेरा ख्याल है उनको चुन के चुन लेना चाहिए, एलिमिनेट कर देना चाहिए, चुन लेना। ठीक। अच्छा साहब, आखिरी सवाल बिल्कुल आपसे मैं कर रहा हूँ, मारंग बलोच ने कभी कंडेम नहीं किया बीएलए के इनेक्शंस को, पंजाबियों पे जब भी जुल्म हुआ, कोई शहीद हुआ, उसने कभी कुछ नहीं बोला। आप उसे मुहिब वतन पाकिस्तानी मानते? नहीं, मैं नहीं, जो स्टेट को नहीं मानता वो मुहिब वतन नहीं। खातून की इज्जत अपनी जगह पे, लेकिन अगर आप रियासत की रिट को तस्लीम नहीं करते, आप उसके वजूद को तस्लीम नहीं करते, तो रियासत को आपको नहीं मानना चाहिए। अब वो क्योंकि खातून जो है इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, बाहर के लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं और वो इस चीज़ का फायदा उठा रही है, तो हमें सिर्फ खातून होने की वजह से उसके साथ कोई रायत नहीं करनी चाहिए। जो नहीं मानता, हमदर्दी है उनसे, जो नहीं मानता, बस उसको स्टेट को नहीं मानना चाहिए, स्टेट को भी उसके वजूद से इनकार कर देना चाहिए कि हम आपको नहीं मानते। ये क्या तमाशा है कि आप पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड लेके फिर रहे हैं, आप ये कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, और साथ साथ आप इस टाइप की हरकतें कर रहे हैं और इस टाइप की हरकतें करने वालों को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इनफ इज इनफ, टू मच है। ठीक नाज़रीन, स्पेशल वीलॉग देखा, हमने कोशिश किया कि बलूचिस्तान के पूरा मसला आपको समझा सकेंगे, दर हकीकत है क्या। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मजीद ऐसी वीडियोस चाहिए तो मजीद आपके लिए बनाएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।